कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स की हमें नीड होगी। उसके अलावा भी हमें बेसिक नॉलेज ऑफ रियल एनालिसिस, तो ये भी हमें नीडेड है। जैसे कि 1 वेरिएबल के फंक्शंस हैं, उसके अलावा 2 वेरिएबल के फंक्शंस हैं, और स्पेशली 2 वेरिएबल के फंक्शंस की हमें यहाँ पे नीड होगी। उनकी लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है। तो ये चीज़ें भी हमें थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में पता हो तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। हालांकि हम देखेंगे इनको भी साइड बाई साइड थोड़ा कवर करेंगे। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नॉलेज होना हमें ज़रूरी है, जो कि हम 11th क्लास में भी पढ़ के आए हुए हैं। उससे थोड़ा सा ज़्यादा मान सकते हैं, जिसको मैं बेसिक के तौर पे सबसे पहले कवर करवाऊंगा। अगर कोई बुक भी किसी को रेफर करनी हो तो उसके लिए इंडियन ऑथर हैं पोन्नुसामी, ये काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी होलिस्टिकली कवर है, तो इसको आप रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा फॉरेन ऑथर में है वॉल्टर रूडिन, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है रियल एनालिसिस के लिए भी और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए भी, दोनों के लिए ये बुक रेफर की जा सकती है। इसके अलावा इतनी ज़्यादा नीड है नहीं, जैसे हमारा सिलेबस है उसके अंदर जो जो टॉपिक्स दिए हुए हैं सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। बाकी फर्दर मैं और भी बुक सजेस्ट कर दूंगा अगर किसी को फर्दर स्टडी करनी हो तो क्या क्या टॉपिक हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। तो एक तो है एनालिटिक फंक्शंस, एक तो हमारे पास में क्या है एनालिटिक फंक्शंस। तो ये एनालिटिक फंक्शंस क्या है ये भी हम देखेंगे बाद में। एक्चुअल में डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे एनालिटिक फंक्शंस बोलते हैं, एनालिटिक फंक्शंस। और कोई भी फंक्शन की एनालिटिसिटी चेक करने के लिए हम CR इक्वेशंस भी पढ़ेंगे, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट भी है, CR इक्वेशंस। उसके अलावा हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है, तो कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूलेज, तो कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूले, तो ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। एक मिनट, इसमें थोड़ा करेक्शन है, कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूले। उसके बाद में एक है हमारे सिंगुलैरिटीज, और लास्ट में हमारे पास दिया हुआ है गामा एंड बीटा फंक्शंस, वन बाय वन हम इनको अब देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज इन आवर माइंड दैट व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हालांकि ये पता होना चाहिए था, लेकिन ब्रीफली मैं फिर भी इस चीज को थोड़ा डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कैसे हुई। तो मैथमेटिशियंस ने जब क्यूबिक इक्वेशंस सॉल्व करना स्टार्ट की, लाइक x³ = -1, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x³ + 1 = 0, या फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसमें हम जब श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जो रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो -b ± रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। तो कई बार क्या होता था कि जो रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है, बेसिकली ये जो वैल्यू है ये हमें नेगेटिव इंटीजर दे दी थी, और नेगेटिव इंटीजर का रूट निकालना ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क था। फर्दर जब इनको ज्योमेट्रिकली वेरीफाई किया गया तो ये पता लगा कि जो इनका सॉल्यूशन है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर हम प्लेन पे ड्रॉ करके देखें और अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना चालू करें जिसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आई, यानी कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आई, वो एक्चुअल में एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा था, यानी उसका रियल रूट अवेलेबल नहीं था।
तो मैथमेटिशियन ने, स्पेशली ग्रीक मैथमेटिशियंस ने लॉन्ग टाइम तक ये बता के इससे किनारा कर लिया कि इसका इमेजिनरी सॉल्यूशंस अवेलेबल है, ना कि कोई रियल सॉल्यूशन अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि ये रियल में कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। लेकिन जब क्यूबिक इक्वेशंस सोल्व करने की बात आई तो एक मैथमेटिशियन थे जो, उन मैथमेटिशियन ने इस बारे में सबसे पहले बताया, है ना, कार्डानो करके। तो उन्होंने क्यूबिक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला दिया। उस फॉर्मूले के थ्रू एक फर्दर एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रसेल बॉम्बेली। जब वो इसके थ्रू सॉल्यूशंस निकाल रहे थे तब उनको पता लगा कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, जिसके रूट्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते थे ज्योमेट्री की तरफ से, तो अगर ज्योमेट्रिकली हम देखें तो उनके रूट्स रियल में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन उधर अगर सॉल्यूशन उस फॉर्मूले के थ्रू निकाले तो वही समस्या फिर से आ रही थी। यानी रूट के अंदर जो माइनस की वैल्यूज आ रही थी, सपोज दैट रूट -5 और समथिंग रूट -7, तो ये वैल्यूज अगेन एनकाउंटर कर रहे थे और उनका एडिशन करके कोई ना कोई एक रूट मिल रहा था और वो एक्चुअल में रियल रूट था। ज्योमेट्रिकली वो रियल रूट था, लेकिन यहाँ पे वही इमेजिनरी सॉल्यूशन मिलने की सिचुएशन पैदा हो रही थी। तो वैसे केस के अंदर उन्होंने देखा कि ये कोई तो दो अलग टाइप के नंबर है जिनको हम अभी ढंग से नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन रियल दे रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है रियलिटी में एग्जिस्ट करते हो। कार्डानो ने भी इमेजिनरी नंबर देके इनकी थोड़ी बहुत अर्थमेटिक डेवलप की थी, लेकिन बाद में वो खुद ही बोलते हैं कि यूजलेस है ना, क्योंकि ये एक जस्ट एक कल्पना का पार्ट है और कुछ नहीं है। उसके बाद में काफी सारे फिजिसिस्ट भी इस पे ट्राई कर रहे थे। तो जैसे एक श्रोडिंगर करके एक फिजिसिस्ट है, उन्होंने, श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन दी थी, तो वेव इक्वेशन देते टाइम पे उन्होंने वेव फंक्शन साई निकाला, तो उन्होंने भी ये पाया कि वही ये रूट के अंदर -1 के जो इंटीजर्स थे ये अगेन अपीयर हो रहे थे और फिर से सेम सिचुएशन उनके सामने भी आ रही थी। तो उनको लगा कि एक्चुअल में फिजिक्स जो है और जो भी नेचुरल साइंस है ना, तो वो नेचर का ही पार्ट है। इसका मतलब नेचर इन नंबर्स को एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो भी इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है ना कि नेचर भी इन इमेजिनरी नंबर्स को यूज ले रही है। तो धीरे धीरे फिर फर्दर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो ब्रांच है वो डेवलप होती है और आइलर ने जाके -1 के अंदर जो रूट की वैल्यू है उसको आयोटा नाम दिया। और पीछे भी जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने बोला कि अगर माइनस के अंदर, रूट में कोई माइनस के अंदर वैल्यू आएगी उसको हमें इमेजिनरी नंबर्स बोलेंगे। कैसे नंबर बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर्स बोलेंगे। तो ये इमेजिनरी नंबर्स की कहानी शुरू होती है यहाँ से, लेकिन बाद में आते आते पता लगा कि इमेजिनरी नंबर नहीं है, ये एक अलग टाइप के नंबर है जिनके अंदर आइटा कहीं ना कहीं आ रहा है, यानी कि रूट के अंदर माइनस वाली जो वैल्यूज आ रही है, इन नंबर्स को उन्होंने इस नाम को चेंज करके और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया। तो अगर हम देखें कि एक्चुअल के अंदर कि देयर इज नथिंग इमेजिनरी इन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इट इज द हिस्ट्री दैट हैज गिवन द नेम इमेजिनरी टू दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनमें इमेजिनरी जैसा कुछ नहीं है, ये नंबर्स ही हैं जो रियलिटी का पार्ट है, एक्चुअल रियलिटी का पार्ट है ना, जो नेचर भी इनको एक्सेप्ट करती है, लेकिन उस टाइम तक डेवलप नहीं हुआ था और इनके ज्योमेट्रिकली सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे। तो इस वजह से मैथमेटिशियन ने इनको इमेजिनरी नंबर बोलना स्टार्ट कर दिया था। बाद में धीरे धीरे जब ये रियलाइज हुआ तो हम इनको अलग नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था इनको अंडरस्टैंड करना। लगभग कई सेंचुरीज तक, 2-3 सेंचुरीज तक तो मैथमेटिशियन और जो फिजिसिस्ट है वो बार बार इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो धीरे धीरे सेटल डाउन हुआ और आज हम एक पूरी ब्रांच पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करके, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही एनालिसिस है और उसके लिए अलग अलग टूल्स का यूज लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो सपोज दैट x² = 4 हुआ, तो आप इसको सोल्व करके बता दोगे कि अगर x की वैल्यू 2 हुई या -2 हुई तो इसका स्क्वायर हमें क्या दे देगा? 4 दे देगा। लेकिन यही अगर मैं बोलूं कि x² = -1 हो, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर हमारे पास में क्या मिल जाए? -1 मिल जाए, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, एक रियल नंबर का स्क्वायर क्या है? हमेशा पॉजिटिव है। तो वैसे केस में जरूरत पड़ी कि हमें एक नए नंबर सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है, एंड दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म कैसी होती है एक्चुअल में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नथिंग बट एन ऑर्डर्ड पेयर a, b। ठीक है, तो और a और b क्या है? यहाँ पे रियल नंबर्स ही, लेकिन इनको लिखने का तरीका अलग से। a और b इसमें क्या है? रियल ही है। तो अभी हम देखें कि इसको हम z से डिनोट करके देखते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो a + i b, ये फॉर्मेट एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर की होगी।
एग्जाम्पल के तौर पे 3 प्लस 4 आयोटा या आयोटा 4, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें 3 एंड 4 रियल नंबर्स हैं। आयोटा वही उस माइनस साइन को सिग्निफाई कर रहा है। तो ये जो सेट होगा रियल नंबर्स का, उसको मैं कैपिटल सी से डिनोट कर रहा हूं। और कैपिटल सी को अगर मैं देखूं तो किस तरीके से लिख सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो a प्लस आयोटा बी की फॉर्मेट में है, जहां पे a कोमा b क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो जितने भी रियल नंबर्स के कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, जितने भी ऑर्डर पेयर आप बना सकते हो, वो इस फॉर्म में बनाते जाओ, ये पूरा सेट तैयार करेगा। अब मैं एक चीज देखूं कि अगर मैं इस तरीके से लिखूं a प्लस 0 आइटा, a प्लस 0 आइटा वेयर a बिलोंग्स टू रियल नंबर, इट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ रियल नंबर का सेट ही आ गया। यानी अगर मैं a की वैल्यू रियल नंबर्स की अलग अलग चेंज करता जाऊं तो पूरे रियल नंबर का सेट इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, a प्लस 0 आइटा फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर का सेट भी एक सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि रियल नंबर का सेट किसमें कंटेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में कुछ नहीं है, इट इज द मैथमेटिकल कंप्लीशन ऑफ द रियल नंबर्स, और इट इज द एक्सटेंडेड वर्जन। और एक्सटेंडेड वर्जन भी नहीं बोलेंगे, लेकिन कुल मिला के मैथमेटिक्स की जो ब्रांच थी, जो रियल नंबर्स तक आके रुक रही थी, नंबर्स का जो डेवलपमेंट था, वो फर्दर एक्सपेंड होता है और हम कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचते हैं। अब आगे देखते हैं कि जैसे रियल नंबर्स को हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसके अलावा सबट्रैक्ट करते हैं और डिवीजन करते हैं। सिमिलरली इनकी जो अलजेब्रा है और इनका जो अर्थमेटिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो किस तरीके से वर्क करता है। हम वन बाई वन देखेंगे कि इसका एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है और डिवीजन कैसे होता है। साथ में धीरे धीरे कई मैथमेटिशियन ने ट्राई भी किया कि कुछ इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी निकाला जाए। तो उन्होंने बोला कि हम जो नॉर्मली जो प्लेन काम में लेते हैं, हम प्लेन काम में लेते हैं, उस प्लेन के बजाय हम एक नया प्लेन इमेजिन करते हैं जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन। और यही कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम आर्गेंट प्लेन भी बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन। अच्छा, आर्गेंट प्लेन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि एक मैथमेटिशियन थे आर्गेंट करके, सबसे पहले इन्होंने एक टेम्पलेट निकाला था, इनसे पहले भी किया था, लेकिन मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वर्जन जो है इस कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री का और कॉम्प्लेक्स प्लेन का, वो इन्हीं का आर्गेंट का। तो एक टेम्पलेट निकाले थे, इनकी डेथ भी हो चुकी थी, तो बहुत लॉन्ग टाइम बाद में पता लगा कि यही वो मैथमेटिशियन है जो एक फॉर्मल वे देखे गए इस कॉम्प्लेक्स प्लेन को, इसी के नाम पे हम इनको आर्गेंट प्लेन के नाम से भी जानते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन को। इसमें होगा क्या कि सपोज दैट आपने क्या लिया 2,3, तो यहाँ एक्स एक्सिस पे तो हम ये जो से a प्लस आयोटा b है, तो a तो हम किस पे लगाएंगे, एक्स एक्सिस पे, और जो b की जो वैल्यू है वो हम देखेंगे y एक्सिस पे। इट मींस जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो आगे वाला पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आयोटा के साथ वाला पार्ट है b है, उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इमेजिनरी पार्ट है वो तो इस y एक्सिस पे दिखा रहे हैं हम, और जो रियल पार्ट है वो हम इस x एक्सिस पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे सपोज दैट ये पॉइंट है a, b, तो यहाँ पे b क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट, और ये क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया। इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। फर्दर उसके बाद अगर हम देखें इसको, अगर इसको हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दिया है, तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इसकी कोई ना कोई हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, इसके अंदर हम काफी सारी ज्योमेट्री की बात कर सकते हैं। तो 3 कॉन्सेप्ट है जो हम वन बाई वन, जैसे मॉडुलस हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, उसके अलावा जो हमारे पास में कॉन्जुगेट हो गया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये भी हम देखेंगे। तो उससे पहले हम जो इनकी बेसिक अर्थमेटिक है वो देख लेते हैं। एडिशन से स्टार्ट करते हैं। सो एडिशन, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन किस तरीके से करेंगे। सपोज Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, उसके अलावा Z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज c प्लस आयोटा d। और अगर हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करके देखें Z1 प्लस Z2, ये मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा लैग आ रहा है इसके अंदर, जो स्टाइलस है वो सही से। उसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि तो क्या होगा, a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d, c प्लस आयोटा d। तो इनको ऐड करते हैं, तो सिमिलर टर्म्स हम सिमिलरली ऐड कर लेंगे, यानी कि a प्लस c एक साथ ऐड हो जाएगा, दोनों रियल पार्ट है, प्लस आयोटा कॉमन ले लें तो b प्लस d एक तरफ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे a और c के बीच में सिंपल एडिशन है, दैट इज रियल नंबर्स का जो एडिशन है वो एडिशन है। उसके अलावा इधर भी b प्लस d के बीच में कैसा एडिशन है, रियल नंबर्स का एडिशन। लेकिन Z1 प्लस Z2 के बीच में जो एडिशन है उसको हम कॉम्प्लेक्स एडिशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एडिशन को देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं Z1 इज इक्वल टू सपोज दैट
2 प्लस 3 आयोटा हो, एंड Z2 के जो नंबर्स हैं वो हमारे पास में क्या है 4 प्लस 7 आयोटा हो। अगर हम Z1 प्लस Z2 निकालना चाहें, Z1 प्लस Z2 निकालना चाहें तो क्या आएगा हमारे पास में 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे यानी 6 प्लस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करेंगे 3 प्लस 7 इट इज इक्वल टू 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 आयोटा। दिस इज द एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। सो ये एक सिंपल ऑपरेशन है। उसके बाद हम आते हैं किस पे, नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन तो इसको चेक करते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए भी सेम तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा D। ओके, तो अब क्या करेंगे हम निकाल के देखते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि Z1 में से Z2 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या वैल्यू आएगी। अगेन सेम प्रोसेस होगा, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी A माइनस C, देन आयोटा कॉमन लेके अगेन क्या आएगा हमारे पास में B माइनस D, B माइनस D। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ चुका है सब्ट्रैक्शन का, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। उसका एक एग्जांपल देख सकते हैं बट सिमिलर ही है, कोई मतलब कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे हमने एडिशन किया वैसे सब्ट्रैक्शन भी कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा हटके, मल्टीप्लिकेशन तो इसको देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। चलो, यानी कि सपोज Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा D। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हम देखें Z1 इंटू Z2, इसमें क्या आएगा A प्लस आयोटा B मल्टीप्लाइड बाई C प्लस आयोटा D। तो यहां से कुछ नहीं करना है, जैसे बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है जिसमें दो टर्म होती हैं, पहली टर्म को A को C के साथ, देन A को D के साथ, अगेन फिर B को C के साथ एंड B को D के साथ, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा A इंटू C देन प्लस आयोटा A इंटू D देन प्लस आयोटा B इंटू C, देन ये लास्ट का थोड़ा देखने का है कि आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर प्लस के अंदर एंड B इंटू D, B इंटू D। अच्छा, अब ये देखें हम, सिंस आयोटा इज इक्वल टू क्या है रूट माइनस 1, देन आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1, यानी कि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, या रूट -1 को रूट -1 से इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यही टर्म इसको मैं सॉर्ट आउट करूं तो ये जो टर्म है आयोटा स्क्वायर B इंटू D, ये एक्चुअली में आयोटा स्क्वायर यहाँ से गायब हो चुका है, -1 आएगा। इसका मतलब B इंटू D एक रियल नंबर बन चुका है। तो रियल वालों को हम एक साथ कलेक्ट करते हैं, AC माइनस BD, AC माइनस BD एंड प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा AD प्लस BC, AD प्लस BC। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन है। अब चाहें तो डायरेक्टली भी हम इसको ये देख सकते हैं कि A इंटू C, देन मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ एक बार के लिए, A इंटू C और माइनस में क्या है B इंटू D। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो ऐसे कैसे भी रख सकते हैं कि पहले का पहले से और दूसरे का दूसरे से और माइनस कर देंगे, ये तो रियल पार्ट आ गया। सेकंड में क्या कर रहे हैं कि जो बाहर वाले हैं दो, मैं येलो से दिखा रहा हूँ, येलो की बजाय रेड से दिखाता हूँ उसको, तो A इंटू D इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और मैंने यहाँ लिखा A इंटू D, साथ में क्या किया B इंटू C, जो अंदर वाले दोनों हैं तो उनको इस तरीके से, ये मैंने किसमें ले लिया है, फिर ये मैंने इमेजिनरी जो पार्ट था उसके साथ ले लिया। तो मल्टीप्लिकेशन को डायरेक्टली भी हम अगर ऐसे याद कर सकते हैं तो कर सकते हैं, हालांकि इसकी नीड है नहीं, नॉर्मली जैसे मैं करके लाया उसको एक्सपेंड करके वैसे भी कर सकता है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। सपोज Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो Z1 इंटू Z2, तो वही अगर फॉर्मूले में देखे A इंटू C, तो जो पहले पार्ट है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 1 आएगा 2 रियल निकालने के लिए, फिर माइनस में क्या होगा B इंटू D, यानी कि आयोटा के आगे क्या है मल्टीप्लाई में 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 आ जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस आयोटा, जो बाहर वाले हैं उन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को 3 से, देन आयोटा को 2 से, आयोटा के साथ में क्या है 1 एक्चुअल में, मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला जस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं इसके अंदर।
तो ये आया मेरे पास में क्या 2 प्लस 3। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास -1 देन +5 आयोटा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। चाहते हैं तो क्या कर सकते थे हम, जैसे ऊपर कंप्लीटली एक्सपेंड करके और फिर सोल्व किए थे वैसे इसको भी कर सकते थे, और डायरेक्टली मैंने फॉर्मूले का यूज ले लिया। अब हम आते हैं डिवीजन वाले पार्ट पे कि डिवीजन किस तरीके से करते हैं। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा D, अब Z1 अपॉन Z2 हमें निकालना है। तो एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि Z2 शुड नॉट बी इक्वल टू और मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो जो भी हमारे पास डिवीजन में 0 रखेंगे तो फिर वो अनडिफाइंड है, या फिर हम बोले इन्फिनिटी की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये अनडिफाइंड है क्वांटिटी, इसलिए हम इसको पहले ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि Z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो Z1 इज इक्वल टू Z2 क्या आएगा मेरे पास में, अगेन A प्लस आयोटा B अपॉन में C प्लस आयोटा D, चलो तो देखते हैं अभी। तो हमने ये भी देखा होगा रेशनलाइजेशन किस तरीके से करते हैं। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, अगर नीचे कोई फैक्टर है, ठीक है, तो उसको अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करके, दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से, जैसे रूट में कोई वैल्यू आ रही है, सपोज 1 अपॉन में 2 प्लस √3 है, तो हम क्या करेंगे 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि रूट हट जाए और हमें नीचे कोई रियल वैल्यू मिले, रूट के अंदर वैल्यू ना मिले। सिमिलरली यहाँ नीचे आयोटा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी रेशनलाइजेशन का यूज लेते हैं। ठीक है, तो A प्लस आयोटा B को ऐसे कैसे रहने देते हैं, और नीचे क्या था हमारे पास C प्लस आयोटा D, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे C माइनस आयोटा D से, ओके। तो अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। अब कुछ नहीं है, जैसे हम उधर मल्टीप्लाई करके आए थे, पर मल्टीप्लिकेशन सीखा है तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे जो टर्म्स हैं ना, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के टर्म्स को सेपरेटली हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको मैं डायरेक्टली चाहूँ तो लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि A इंटू C, वेट आई एम सो सॉरी, एक मिनट, तो A इंटू C देन प्लस B इंटू D, ठीक है, और प्लस में आल्टा BC माइनस AD। सिमिलरली नीचे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें लास्ट में आंसर मिलेगा C² प्लस D², जो कि एक रियल नंबर है। अब आप ये देखोगे कि ये जो टर्म है, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया डिवीजन के बाद में, तो ये एक टर्म है, जब मैं इधर डिवाइड करूंगा तो ये एक नंबर मिल जाएगा जो कि इसका रियल पार्ट है, और एक हमें इधर से ये मिल जाएगा जो कि इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिवीजन को भी कंप्लीट करते हैं। तो अब हम अगेन वापस आते हैं, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के अंदर हमने देखा था कि सपोज दिस इज द कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसके अंदर मैं ये नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर C लेता हूँ, ठीक है, या C के बजाय Z लेता हूँ, Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूँ तो अब इसमें क्या है कि इसकी जो लेंथ है उसको हम मॉड्यूलस Z बोलते हैं, उसकी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस Z बोलते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं मॉड्यूलस Z को, मॉड्यूलस Z इज इक्वल टू रूट में A² प्लस B²। और अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट में कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर हम देखें कि कोई भी पॉइंट XY की अगर ओरिजिन से डिस्टेंस देखें तो वो भी यही आती थी ना। सपोज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये पॉइंट P होता तो जो OP ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस होती है वो कितनी आती, OP इज इक्वल टू रूट में x² प्लस y², ये तो आती। तो सेम तरीके से ये भी हमें वहीं दिख रहा है। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या है, इसका डिस्टेंस ही है। ठीक है, इसको हम बोल क्या रहे हैं, मॉड्यूलस है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है। ठीक है, अब
ये तो हमारे पास में क्या आ चुका है, मॉडुलस है। अगर ये इसको कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन ना, जो जेड पॉइंट है हमारा ओरिजिन से कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन अगर एंगल थीटा बनाती है तो इस थीटा एंगल को हम यहाँ पे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो अभी हम आगे देखेंगे आर्ग्यूमेंट का भी एक अर्थमेटिक है पूरा, उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम एक चीज और देखते हैं कि सपोज कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और अगर मैं इसका एक्स एक्सिस को मिरर मान के और इसकी मिरर इमेज निकालना चाहूं तो ये कहाँ आएगा, जस्ट इसके नीचे आ जाएगा, जस्ट इसके नीचे आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये एक्चुअल में क्या होगा, ए तो देखो यहां से यहां तक का ए तो दोनों में सिमिलर है, इस पॉइंट में भी और इस पॉइंट में भी, लेकिन जो बी की वैल्यू है ऊपर तो क्या थी, ऊपर तो पॉजिटिव थी, लेकिन नीचे कैसी आ चुकी है, नेगेटिव आ चुकी है। तो ये एक्चुअल में ए माइनस अल्टा बी आ जाएगा, यानी ये नया पॉइंट मुझे मिला जो कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट की मिरर इमेज है। इसको मैं शो करता हूँ जेड बार से, किससे शो करता हूँ, जेड बार से। तो ये जो जेड बार है इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो कॉन्जुगेट ये थोड़ा स्लो चल रहा है स्टाइलिश, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का जो कॉन्जुगेट है उसको हम जेड बार से दिखाएंगे, यानी बार उसका साइन है कि ये कॉन्जुगेट है। और ये क्या है, कुछ नहीं, जो भी नंबर है हमारे पास, जैसे ए प्लस आल्टा बी था, ए प्लस आल्टा बी था, उसको हम आल्टा को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस आल्टा से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस आल्टा बी, ए माइनस आल्टा बी। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ठीक है, तो इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर जेड बार का दोबारा से बार लो, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट लो, तो सेम ही नंबर वापस से आ जाएगा, सेम ही नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास में वापस आ जाएगा। और जो है बी सी, क्यों, क्योंकि सोचो ए प्लस आल्टा बी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेना चाहूंगा तो क्या आएगा, आल्टा को माइनस आल्टा से रिप्लेस कर देंगे तो माइनस आल्टा बी आ जाएगा। फिर दोबारा से कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट लूंगा तो क्या होगा, माइनस आल्टा को फिर से माइनस आल्टा से रिप्लेस करेंगे, आल्टा को फिर से माइनस आल्टा से रिप्लेस करेंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस ए आल्टा बी, अगेन इट विल बी द सेम नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखना चाहें इसकी तो इस तरीके से देखेंगे कि सपोज Z1 प्लस Z2 का होल बार ले, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, अगर उनके एडिशन पे हम बार लगाना चाहें तो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंटली बार लगा सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को शो करता है कि जो बार है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर पे। और इसका कोई डिफिकल्ट प्रूफ नहीं है, हालांकि बेसिक है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा फटाफट कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या करो, Z1 को a प्लस आल्टा बी मानो और Z2 को c प्लस आल्टा डी मानो और दोनों साइड इक्वल करके देख लो, ये दोनों इक्वल हो जाएगा और सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड जो प्रॉपर्टी हमारे पास में, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि सपोज Z1 इंटू Z2 का होल बार है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये भी सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Z1 बार इंटू Z2 बार। अगेन कोई बहुत डिफिकल्ट प्रूफ नहीं है इनका किसी का भी। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं हम, Z1 अपॉन में Z2 बार। सिंस ये बेसिक है इस वजह से इसको एक बार फटाफट कवर कर लें। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि Z1 अपॉन Z2 यानी कि डिवीजन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि पूरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मैं फिर से क्या ले सकता हूँ, कॉन्जुगेट ले सकता हूँ। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ तो ये भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, Z1 बार अपॉन में Z2 बार। लेकिन यहाँ प्रिकॉशन क्या है, यहाँ प्रिकॉशन ये है कि Z2 शुड नॉट बी इक्वल टू और मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, Z2 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाएगा डिवीजन। ठीक है, उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें बार बार काम आएगी बाद में, जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को कंप्लीट कर रहे होंगे, है ना। एनालिटिक फंक्शन पढ़ेंगे, हार्मोनिक फंक्शन पढ़ेंगे, CR इक्वेशंस वगैरह देखेंगे, तो कई बार हमें इवन मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह हम देखते हैं आगे, तो उसमें भी हमें काम आएगा। Z बार इज इक्वल टू मॉडुलस Z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना ही है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ इसका छोटा सा प्रूफ कि सपोज Z इज इक्वल टू a प्लस आल्टा बी, ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे Z बार के लिए, तो a माइनस आल्टा बी,
ए माइनस अल्टा बी। जब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, पीछे भी देखें, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पीछे हम देख के आए कि रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, मॉडुलस जेड, ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम काम में लेंगे बाद में, इस प्रॉपर्टी को। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट मैंने बताया था कि आर्ग्यूमेंट एक्चुअल में क्या है, तो आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं है। आर्ग्यूमेंट जो एक्स एक्सिस से जो स्ट्रेट लाइन है, जो एंगल बना रही है, उसको हम थीटा को आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं। आर्ग्यूमेंट को भी हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे आगे, अभी फिलहाल के लिए मैं यहीं पे इसको रोकता हूँ। आगे का जो क्लास होगी उसमें हम आर्ग्यूमेंट को थोड़ा अच्छे से देखेंगे। ओके, थैंक यू।